ऐसा लगता है समीर सर कि इस वक्त जो आरोप लगे हैं और जिसको लेकर सुनवाई चल रही है वो आम आदमी पार्टी और उसके नेता नहीं है, बल्कि ईडी है, सरकारी एजेंसीज हैं। जितनी भी आप दलीलें सुनेंगे, जब भी हम चर्चा करते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वक्त किसको अपने आप को दोषमुक्त साबित कर रहा है, वो ईडी है घूम फिर के। लेकिन सबसे ईमानदार कौन है? आज भी अरविंद केजरीवाल हैं। उनके अपने साथी मुंह मोड़ लेते हैं ये कहते हुए कि दलितों को प्रमुख पद नहीं दिया जाता, मैं अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पर चलने वाला व्यक्ति हूं, भ्रष्टाचार को लेकर इनकी नीति ठीक नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जाता है कि भाई फलाना समय पे पड़ा था ईडी का छापा, वही दबाव की राजनीति है और डर इसी का था, हो यही रहा है। देखिए पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल ने 9 बार जो ईडी का जो संबंध मिला था उसे अगर नजरअंदाज किया था, उस पर वह नहीं पहुंचे, तो वो क्यों नहीं पहुंचे ये कल हाईकोर्ट ने बहुत साफ कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया वो बताता है कि अरविंद केजरीवाल क्यों बच रहे थे ईडी का सामना फेस करने से, और जब ईडी ने गिरफ्तार किया उनकी 2 बार रिमांड मांगी, और जब कल हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा कि कानून सभी के लिए बराबर लागू होता है और अदालतों का सरोकार संवैधानिक नेतृत्व से नहीं है। किसी के कानून तक पहुंचा क्या समीर सर? दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा उसको इतनी बार दोहराया जा चुका है कि अब तो जो ना समझने वाला व्यक्ति भी हो उसको भी समझ में आ जाए कि दिल्ली हाईकोर्ट क्या कह रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब शुरुआती दौर में ये कहा कि इसका चुनाव की टाइमिंग से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब शुरुआती समय में ये कह दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, क्या आम क्या खास, ये तभी क्लियर हो चुका था कि बहुत मुश्किल है अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलना। पूर्णिमा जी आप देखिए कि कविता की भी कल बेल एप्लीकेशन हाईकोर्ट से खारिज हो चुकी है और हाईकोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा है कि यह इन्वॉल्व है सबूतों को टेम्पर करने के स्थिति में, सबूतों को छेड़छाड़ किया है, पैसों का ट्रांसफर में कविता इन्वॉल्व है और इस आधार पर के कविता को जमानत नहीं दी जा सकती। तो के कविता का जमानत अर्जी का खारिज होना, अरविंद केजरीवाल का खारिज होना, ये बताता है कि के कविता जिस साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट करते थे वहां से पैसा चला है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनकी जमानत खारिज हुई है उनके पास पैसा आया है और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव के अंदर किया गया है और ये बहुत ईडी ने स्पष्ट कहा है और कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि अपराध की आय से जो पैसा आया है उसकी एक लाभार्थी आम आदमी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल का डबल गुनाह है, एक तो मुख्यमंत्री के रूप में आबकारी की नीति बनाने में उनका योगदान रहा है कि जिसके अंदर उनकी मंशा थी कि इससे पैसा बनाया जाएगा, और दूसरा आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में आम आदमी पार्टी को आर्थिक लाभ दिलाने के लिए अपराध के पैसों से आम आदमी पार्टी को पैसा दिलवाने में उनकी भूमिका रही है। तो मुझे लग रहा है कि केजरीवाल के लिए सिर्फ ये समस्या नहीं है कि वो इस करप्शन में शामिल है, दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये आने वाली है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता है, क्योंकि सीधा इसके अंदर ये बात जुड़ रही है कि आम आदमी पार्टी ने एक आर्थिक अपराध किया है, इस राजनीतिक दल ने अपराध किया है, इसे पैसा लेकर इसे राजनीतिक रूप से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। ईडी के पास इस बात के पूरा सबूत है और आने वाले समय में जब ईडी इस लिंक को जोड़ देगी तो यह तय मानना केजरीवाल तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, आम आदमी पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है वो भी जाएगा। और मेरा तो ये कहना है कि अब हाई कोर्ट ने कल जिस हिसाब से टिप्पणी कर दी है, जिस हिसाब से डिसीजन दे दिया है और जब आज सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनने से मना कर दिया है, अरविंद केजरीवाल को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था। अरविंद केजरीवाल अपनी बची कुची विश्वसनीयता को दिल्ली की जनता में इस्तीफा दे देना चाहिए क्या वरुण पुरोहित जी? तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए क्या अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर ईमानदार ये कहते कहते जब रास्ते में आगे बढ़े तो आज पहुंच गए कट्टर बेईमान की श्रेणी में। शिक्षा की क्रांति लाने वाले थे, सबसे अलग पार्टी खुद को बताने वाले थे, भ्रष्टाचारी जिन पर आरोप लगे एक एक कर उनको जेल भेजने वाले थे। लेकिन आज की तारीख में उनकी जो पोल खुल चुकी है उसके बावजूद भी एक नैरेटिव बरकरार है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। वरुण जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है सर, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगी। नीरज जी आपके पास आते हैं और विजय जी को रखेंगे जरा। नीरज जी ये बताइए मुझे कि गैस चैम्बर कैसे बन रहा है तिहाड़ जेल, जरा ये बताइएगा मुझे। इसमें भी समस्या, इसमें भी आरोप किस पर? बीजेपी पर आरोप, सरकार पर आरोप। मतलब अब ये भी आरोपी तय करेगा कि उसको कितनी बार वकील से मिलने दिया जाएगा और नहीं मिलने दिया जाएगा तो गैस चैम्बर बन जाएगा। सत्येंद्र जैन की तस्वीरें भूल गए, मसाज पार्लर खुला हुआ था तिहाड़ जेल में सर। डिबेट करना यार ऐसा है, आप बात करो जो मेन इश्यू है डिबेट का वो आदर्श और नैतिकता। आज के समय में आदर्श और नैतिकता तो राजनीतिक व्यवस्था में कहीं दिख ही नहीं रही है।
चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला हो, गृह मंत्री के बेटे का मामला हो, चाहे केजरीवाल का मामला हो, अभी समीर जी ने ठीक कहा, अगर आप आंदोलन से आए हो, नैतिकता और आदर्श की राजनीति करके आए हो, आपको एग्जाम्पल एक प्रस्तुत करना था। इस्तीफा देके आपकी पार्टी में इतने विधायक है, किसी को आप बना देते मुख्यमंत्री। और कोर्ट का मैटर है तो कोर्ट के हिसाब से चलेगी, चाहे राजनेता हो चाहे विश्लेषक हो, कुछ भी अपनी करते हैं, कोर्ट अपनी प्रक्रिया अपनाएगा। असली बात यह जो पर्सोनिफिकेशन और इंडिविजुअल जो चल रहा है ना राजनीति के अंदर, एक आत्मता, ये केजरीवाल की पार्टी, सिर्फ राहुल गांधी की पार्टी, मोदी जी करोगे, तो जो इंडिविजुअलिज्म चल रहा है ये पूरी हिंदुस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए खतरनाक है। क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, अगर आप उसको मैं करोगे तो हमसे नहीं चलाओगे तो व्यवस्था खराब हो गया। आम आदमी महंगाई बेरोजगारी से पिस रहा है। अब जहां तक केजरीवाल जी की पार्टी की बात है, जब बीजेपी अगर आरोप लगा रही है तो आप भी आंदोलन करो, क्यों नहीं करो, लेकिन नैतिकता आदर्श बहुत आवश्यकता है देश के अंदर इस समय। और जहां तक अभी राजनीतिक भ्रष्टाचार की जो बात चल रही है, आम आदमी पार्टी को पैसा मिला, देखिए कोई भी पार्टी कोई साधु तो है नहीं, कोई पार्टी या कोई नहीं, लेकिन इतने बड़े बड़े दावे भी वरुण जी कोई नहीं करता ना। ये अपने आप को अलग दिखाने के चक्कर में इतनी बड़ी बड़ी बातें भी किसी ने नहीं की ना। किसी ने की हो तो बता दीजिए आप मुझे, किसी भी पार्टी ने की हो तो आप मुझे बता दीजिए, नहीं की है ना। मैंने वही कहा, इनकी नैतिकता और आदर्श के ऊपर ही तो ये पार्टी बनाई थी इन्होंने, और उसी पार्टी बस से उसी की सत्ता में पोल आए थे, खुल गई जनता ने है, विश्वास करके उसी की वोट पोल दिया। खुल चुकी है। नीरज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जरा कंफर्म कीजिएगा सर। अभी मुझे मिल रही है। ठीक है सर, सवाल मेरा यही था कि अब कैसे अचानक से तिहाड़ जेल जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गया, अचानक से क्यों? क्योंकि आपको 5 दिन वकील से मिलने की इजाजत नहीं मिली। आरोप आपने फिर बीजेपी पर लगा दिए, सरकार पर लगा दिए। मैं कहती हूँ याद कर लीजिए सत्येंद्र जैन के वो दिन और वो तस्वीरें, जब बाकायदा उनको मसाज मिल रही थी उसी तिहाड़ जेल में, जो आता दिल्ली सरकार के अंडर है। आज जो है वो गैस चैम्बर बन गया वही तिहाड़ जेल। पूर्णिमा जी, पहली बात तो यह है कि मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय आधिकारिक प्रवक्ता हूं। मैं ना तो केजरीवाल जी का और ना के कविता का प्रवक्ता हूं। अगर ऐसा किसी ने कहा है कि वो गैस चेंबर में तब्दील हो गई है, तो वो तो शायद अपने ही गवर्नेंस मॉडल पर बात कर रहे होंगे, क्योंकि प्रदूषण तो दिल्ली की एक बड़ी समस्या है, जिसमें केंद्र का भी उतना ही हाथ है जितना दिल्ली की सरकार का है। मोटी मोटी बात तो ये है, क्योंकि मैं बाकी पैनलिस्ट की बात समझे सर, आप थोड़ा गलत समझे, मैं आपको अपडेट कर देती हूँ सर। तिहाड़ जेल को गैस चैम्बर बताया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि उनको हफ्ते में 5 बार वकील से मिलने की इजाजत दी जाए। वो उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो रिजेक्ट हो गई, अब उनको 2 बार ही मिलने दिया जाएगा। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि तिहाड़ जेल गैस चैम्बर बन चुका है, मतलब दम घुटने वाली जगह बन चुकी है। मैं उस रेफरेंस में बात कर रही थी नीरज जी। नहीं पूर्णिमा जी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप क्या कहना चाह रही हैं जी। लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि हमारे देश के अंदर जो न्यायिक प्रक्रिया है वो मल्टी स्टेप्स पर चलती है। हम हाई कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इसी देश के हाई कोर्ट ने आज के जो गृह मंत्री हैं देश के, उनको जिला बदर किया था, जिसे आम आदमी की भाषा में तड़ीपार कहा जाता है। और जब वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुनिए ना पूर्णिमा जी, सुविधा अनुसार सर, सुविधा अनुसार पूर्णिमा जी, आप कह देते हैं, सुनिए नीरज जी मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। बहुत सुविधा अनुसार आप लोग ये चूज कर लेते हैं कि आम आदमी पार्टी को आपको कब डिफेंड करना है और कब उनको डिफेंड नहीं करना, क्योंकि आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। पूर्णिमा जी, आप सुनिए, मेरी बात सुनिए नीरज जी, जब आप इस डिबेट का हिस्सा हैं, नीरज जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। जब आप इस डिबेट का हिस्सा हैं और आप आम आदमी पार्टी के साथी हैं, एक अलायंस का हिस्सा हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के साथ आप मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं, भले ही पंजाब में स्थिति ना हो, मैं उसको एक्सेप्शन रख देती हूं, लेकिन आप जब इस डिबेट का हिस्सा है तो मैं आपसे इतनी तो उम्मीद कर सकती हूं कि आप उस आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो अपना पक्ष रखने के लिए बैठ नहीं रही है सर। तो मैं इतनी तो उम्मीद आपसे कर सकती हूँ। पूर्णिमा जी, मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी जानता हूँ। हाँ। और इसीलिए अलायंस की पार्टनर होने के नाते और साथ में इस बात को भी आपको बताते हुए कि दिल्ली और पंजाब में जो हमारी प्रदेश की इकाइयां हैं वो एक दूसरे के सामने विधानसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो मैं आपको ऐसी टिप्पणी कोई नहीं करूंगा जो उस चीज को कॉम्प्रोमाइज करे। अच्छा। लेकिन आज आप इस बात को समझिए, आज मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल दिया ना कि कैसे छत्तीसगढ़ के अंदर मोदी जी ने कथाकथित एक शराब घोटाले की बात की, आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा उन सब लोगों के मुंह पर, कहा कि ऐसा कोई आज तक घोटाला ही नहीं हुआ। लेकिन उस घोटाले की जो बात हुई उससे एक इर्रिपेरेबल डैमेज हो गया। वहां जनता की जो सरकार थी वो भ्रम में फंसकर वो चली गई। नीरज जी, लिकर पॉलिसी कौन लेकर आया? सरकारों के साथ जो नीरज जी, लिकर पॉलिसी कौन लेकर आया? नई लिकर पॉलिसी कौन लेकर आया?
देखिए, मैं तो इस बात को तो हम तो मानते ही हैं। हाँ, कौन लेकर आया अगर सर? अरविंद बस केजरीवाल जवाब दे जो दीजिए लिकर सर, कौन पॉलिसी लेकर लेकर आया? आए, पूर्णिमा जी, अरविंद केजरीवाल और उनका कैबिनेट जो लिकर पॉलिसी लाया, ठीक है। जिसे दिल्ली के एलजी फिर? ने संशोधित करके और उसके बाद उसको पास कर कहा, हाँ। क्योंकि आखिरी में तो दिल्ली के एलजी ही है ना जो उस पॉलिसी को नोटिफाई करते हैं। तो जब कैबिनेट ने उसकी प्रस्तावना की और एलजी ने उसे पास किया तो दिल्ली के अंदर वो पॉलिसी आई। हम तो यही बात आपके सामने रख ही रहे हैं कि ये जो मिली भगत की बात होती है, ये जो 8,000 करोड़ का चंदा लेने वाली पार्टी है, उसके पास भी तो जाके आप बात करिए।